हेलो स्टूडेंट, मैं आलोक सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो सेशन है वो इनपुट आउटपुट का सेशन है और आज के इस सेशन में हम लोग इनपुट आउटपुट के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं। देखो, ये जो इनपुट आउटपुट टॉपिक है ये बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम्स में आता ही आता है, खास करके मेंस के पेपर्स में आता है। एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ बैंक में ही आता है, ये कभी भी एसएससी या रेलवेज के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ हम लोग इसके बेस के बारे में समझेंगे, क्योंकि इसमें 5 से 6 घंटे की क्लासेस लगभग लगती हैं पूरा कॉन्सेप्ट समझने में, ठीक है। तो चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं इनपुट आउटपुट। तो देखिए, इनपुट मशीन इनपुट में बच्चों देखो आपके एग्जाम में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पहला रूल बेस्ड प्रॉब्लम, दूसरा रूल प्लस पोजीशन या शिफ्टिंग बेस्ड प्रॉब्लम, और तीसरा बॉक्स बेस्ड न्यूमेरिकल अरेंजमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। बॉक्स बेस्ड न्यूमेरिकल अरेंजमेंट प्रॉब्लम, ये जो तीसरा टाइप है ये बिल्कुल ही नया है, जो कि इधर पिछले 2 सालों से आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसकी शुरुआत सबसे पहले एसबीआई से हुई थी और सबसे पहले इसके क्वेश्चन एसबीआई में ही आए थे, ठीक है। बट इस पर हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखो, रूल बेस्ड की बात करनी है और ना शिफ्टिंग बेस्ड की बात करनी है, ठीक है। तो देखिए, रूल बेस्ड और शिफ्टिंग बेस्ड का क्या मतलब है, ये लास्ट स्टेप है एंड सोन का क्या मतलब, पहले इसकी बातों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन स्पीड टेस्ट वगैरह में देखे होंगे, किस तरह के होते हैं जरा सा देखते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली क्वेश्चन थोड़ी देर में करेंगे। आपके क्वेश्चन में देखो इनपुट दिया होता है, जहाँ पे कुछ नंबर्स और कुछ क्या होते हैं, वर्ड होते हैं, ठीक है। हो सकता है सारे नंबर्स हो सकता है सारे वर्ड, या दोनों के दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। उसके बाद कुछ स्टेप्स बने होते हैं, इस तरह से स्टेप 1 दिया होता है, स्टेप 2 दिया होता है, 3 दिया होता है, इस तरह से 4-5 स्टेप्स आपके लिखे होते हैं। क्लियर है। अब जो भी आखिरी स्टेप्स होगा उसके नीचे हमेशा एक लाइन लिख देगा। क्या लिखेगा? स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द इनपुट। क्या लिखेगा यहाँ पे? स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द इनपुट। तो अगर ये लास्ट स्टेप नाम का वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका हो जाएगा? रूल बेस्ड का, ठीक है। और अगर यहाँ एंड सो लिखा हुआ दिखा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन किसका हो जाएगा? शिफ्टिंग बेस्ड का। इसके हिसाब से इसके एप्लीकेशंस अलग अलग हो जाते हैं, जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्लियर नहीं होगा, बट ये लिखा ही रहता है, इतना पक्का है, ठीक है। देखिए, आपके एग्जाम में मेनली रूल बेस्ड के ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें ही डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंगल अरेंजमेंट, डबल अरेंजमेंट, फिर सिंगल और डबल दोनों मिक्स होते हैं कॉन्सेप्ट, फिर अरेंजमेंट के साथ साथ शिफ्टिंग होती है, ठीक है। क्लियर है। तो एंड से शिफ्टिंग होती है, फिर मिडिल से शिफ्टिंग होती है, सारी बातें यहाँ पे समझानी होती हैं, ठीक है। और इसमें मान के चलिए 5 to 6 आवर की क्लासेस एटलीस्ट लग जानी है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट करेंगे। समझ में आई बात है? अब चलिए क्वेश्चन करें, उससे पहले थोड़ी सी बात हम लोग किसकी कर लेते हैं? लॉजिक की। ये क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, तो चलो इसको समझो। देखो, आपके इनपुट में कुछ नंबर और कुछ वर्ड दिए हो सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट से स्टेप 1 में जब आप देखोगे तो कुछ ना कुछ चेंज दिखेगा, फिर 1 से 2 में आओगे तो कुछ चेंज दिखेगा, 2 से 3 में आओगे कुछ चेंज होगा, 3 से 4 में आओगे तो कुछ चेंज होगा, 4 से 5 में जाओगे तो कुछ चेंज होगा, ठीक है। और हमें इन चेंजेस को ऑब्जर्व करना है, और जब आप इन चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको एक लॉजिक दिखाई देता है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि बिना लॉजिक जाने अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपको लॉजिक को जानना जरूरी। अभी लॉजिक के एरियाज क्या क्या होते हैं, पहले उस बात को देखते हैं, फिर इसको एनालाइज करना भी आगे क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो हो सकता है आपके इनपुट में सारे के सारे क्या हो? वर्ड हो। तो वर्ड का फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर आइदर इंक्रीजिंग हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? डिक्रीजिंग हो सकता है। हो सकता है आपके इनपुट में सारे के सारे नंबर्स ही दिए हो, तो नंबर आइदर इंक्रीजिंग हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? डिक्रीजिंग हो सकता है, ठीक है। या फिर एक ही क्वेश्चन में क्या हो सकता है? इनपुट में कुछ नंबर्स दिए और कुछ क्या दिए हो? वर्ड दिए हो, ठीक है। तो फिर क्या हो सकता है? इसके अंदर 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। क्या क्या हो सकती है, जरा इसको ध्यान से देखो। हो सकता है कि आपका वर्ड का फर्स्ट या लास्ट लेटर आइदर इंक्रीजिंग हो, तो नंबर भी कैसे हो सकते हैं? इंक्रीजिंग हो सकते हैं। क्लियर है। हो सकता है वर्ड इंक्रीजिंग हो तो नंबर कैसे हो सकते हैं? डिक्रीजिंग हो सकते हैं। क्लियर है।
हो सकता हो वर्ड डिक्रीजिंग हो तो नंबर कैसे हो सकते हैं, इंक्रीजिंग हो सकते हैं, या फिर दोनों के दोनों कैसे हो सकते हैं, डिक्रीजिंग। तो मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है, चार। पहला या तो दोनों इंक्रीजिंग हो सकते हैं, दूसरा या तो दोनों डिक्रीजिंग हो सकते हैं, तीसरा और चौथा क्या हो सकता है, एक इंक्रीजिंग हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, डिक्रीजिंग। ये बातें क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगी, जो आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन जब कराएंगे तो, ठीक है। चलिए और क्या क्या लॉजिक एरियाज हो सकते हैं, तो देखो ध्यान से क्या लिखा, नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, एक वर्ड में कितने लेटर्स हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल देके हमने समझाया, देखो क्या लिखा एग्जांपल में, 4 3 ऑफ और 2। 4 में कितने लेटर्स है, 4 है, 3 में कितने हैं, 5 है, ऑफ में 2 है, एंड 2 में 3 है। अगर हम इसको न्यूमेरिकली अरेंज करें असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये क्या बनेगा, 2 3 4 और 5। उसके हिसाब से देखें तो ऑफ 2 4 और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन कहेगा डिक्रीजिंग तो उसको उल्टा कर लें, क्वेश्चन बताएगा कि इंक्रीजिंग रखना है या फिर डिक्रीजिंग रखना है, क्लियर है। आगे देखो और क्या क्या लॉजिक है, जो ऑड इवन नंबर्स के आधार पर आपके लॉजिक हो सकते हैं, या फिर वोवेल और कॉन्सोनेंट लेटर्स के आधार पर आपके लॉजिक की बातें हो सकती है। तो ये सारे लॉजिक एरियाज है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, और बिना लॉजिक जाने अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर कुछ बेसिक बातें करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, ठीक है। देखो बच्चों, ये पूरा स्टेप्स आपके क्वेश्चंस में लिखे होते हैं, यहाँ भी हमने बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। और यहाँ देखो सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द इनपुट, ठीक है। तो देखो ये लास्ट स्टेप नाम का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका है, रूल बेस्ड का। किसका है, रूल बेस्ड का। ये लिखा ही रहता है, ठीक है। और अगर यहाँ एंड सो लिखा हुआ दिखा तो फिर इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका हो जाएगा, शिफ्टिंग बेस्ड का हो जाएगा। उसके हिसाब से इसके एप्लीकेशंस अलग अलग हो जाते हैं, जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। समझ में आई बात है। तो चलिए फिलहाल सबसे पहले हम लोग जरा क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्या है। तो देखो अभी हमने क्या कहा कि पूरे स्टेप्स आपके क्वेश्चंस में लिखे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका आंसर करने के लिए यहाँ पे चल रहे लॉजिक का मालूम होना आपके लिए जरूरी होता है। और बहुत सारे इसमें लॉजिक कैसे मालूम करते हैं, सीधे सीधे आखिरी स्टेप देखते हैं और लॉजिक मालूम करते हैं। जैसे देखो हम भी यहाँ देख रहे हैं, आपका स्टेप 5 लास्ट स्टेप है, आखिरी स्टेप है। तो उसको देखो एक नंबर एक वर्ड, एक नंबर एक वर्ड अल्टरनेटिवली अरेंज्ड दिखाई दे रहे हैं। अब सिर्फ नंबर्स को जरा देखें तो देखो 76 63 48 35 नंबर कैसे अरेंज होते दिख रहे हैं, डिक्रीजिंग पैटर्न है ना। और वर्ड को हिसाब से वर्ड देखो तो फर्स्ट लेटर के हिसाब से देखो, एस है, एन है, एम है और एफ है। तो वर्ड भी कैसे अरेंज होते दिख रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपके इस क्वेश्चन में देखो नंबर और वर्ड दोनों के दोनों अल्टरनेटिवली कैसे अरेंज होते हुए दिख रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों कैसे अरेंज हो सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसी तीसरे और चौथे क्वेश्चन में एक इंक्रीजिंग हो सकता है और दूसरा कैसे हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये बातें क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो आपने लास्ट स्टेप देख करके सीधे सीधे लॉजिक फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। बट जैसे जैसे आगे मेंस लेवल के क्वेश्चन पे जाएंगे, अगर वहां पे सीधे सीधे लास्ट स्टेप देख करके लॉजिक फाइंड आउट करोगे तो आपका लॉजिक ही गलत हो जाएगा। और अगर लॉजिक गलत हो गया तो फिर पूरा आंसर ही क्या हो जाना है, रॉन्ग हो जाना। तो ज़रूरी क्या है कि स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों को पढ़ने आना चाहिए, ठीक है, ताकि एडवांस लेवल के मेंस लेवल के क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उसी प्रोसेस में 2 चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। सबसे पहले हमें यह सीखना है कि स्टेप्स कैसे बनते हैं, क्या जानना है, स्टेप्स कैसे बनते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या समझनी है कि बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या होते हैं, क्या समझना है, बाय डिफॉल्ट स्टेप्स क्या होते हैं। समझ में आई बात है। तो सब बाय डिफॉल्ट स्टेप्स का दूसरा नाम क्या है, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, ऑटो स्टेप्स भी कहते हैं, ऑटोमेटिक स्टेप्स। तो आपकी मर्जी, जो कहना चाहो कह सकते हो। हम इसको बाय डिफॉल्ट स्टेप्स कहें, ऑटो स्टेप भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप्स की बात करते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि जब कोई नंबर, ठीक है, या वर्ड किसी लॉजिक किसी अरेंजमेंट के थ्रू अपनी जगह को छोड़ के कहीं भी न्यू प्लेस पर शिफ्ट हो जाए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्टेप्स बनना,
समझ में आई बात है? क्या कहा फिर से देखो, जब कोई नंबर या वर्ड किसी लॉजिक किसी अरेंजमेंट के थ्रू अपनी जगह को छोड़ के नई जगह पे चला जाए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्टेप्स बनना। क्लियर है? तो जैसे देखो इनपुट से स्टेप 1 में क्या चेंज दिख रहा है, ठीक है, 76 जो सबसे बड़ा नंबर है वो इनपुट में सेकंड प्लेस पर है, ठीक है, और वहां से शिफ्ट होकर के फर्स्ट प्लेस पर आ रहा, अपनी जगह को छोड़ के नई जगह पे जा रहा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्टेप्स बनना। अभी बताया, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है इसलिए ये आपका पहला स्टेप बना। समझ में आई बातें? क्लियर है? ठीक है। और चूंकि फर्स्ट स्टेप बना था वो बन चुका, उसके बाद देखो बाकी चीजें सीधे सीधे उतार देगी, कोई चेंज नहीं है। क्लियर है? सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप में देखो एक नंबर एक के बाद हमें क्या चाहिए? वर्ड चाहिए, ठीक है। तो देखो 76 के बाद सेकेंड स्टेप में क्या दिखाई दे रहा है? सब्सिडी। इनपुट में भी सब्सिडी सेकेंड प्लेस पर, और स्टेप 2 में भी सब्सिडी कहाँ है? सेकेंड प्लेस पर। ऐसा क्यों? तो देखो समझो, 4 वर्ड थे एस एफ एन एम, चारों में फर्स्ट लेटर के हिसाब से एस जो वर्ड है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो एस फॉर सब्सिडी है हमारे लॉजिक के हिसाब से खुद ब खुद अपने आप क्या हो रहा है? अरेंज हो रहा है। और जब कोई प्लेस इस तरह से खुद ब खुद अरेंज होते हैं तो ऐसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? बाय डिफॉल्ट स्टेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बाय डिफॉल्ट स्टेप। और जब कहीं बाय डिफॉल्ट स्टेप्स होता है तो 3 बातें होती हैं। कितनी बातें होती हैं? 3 बातें। क्या क्या? तो देखो समझो यहाँ पे इसको जरा सा दिखाई देगा नहीं, ऊपर लिखते हैं तो इसकी जरूरत है नहीं, इसको हटा दें। तो देखो हमने क्या कहा कि एज पर सब्सिडी हमारे लॉजिक के हिसाब से खुद ब खुद अपनी प्लेस पर अपने आप क्या हो रहा है? अरेंज हो रहा है। और जब कोई प्लेस इस तरह से खुद ब खुद अरेंज होते हैं तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? बाय डिफॉल्ट स्टेप। और जब भी बाय डिफॉल्ट स्टेप होता है तो 3 बातें होती। क्या क्या होता है? तो देखो सबसे पहले इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होती, नो शिफ्टिंग, ठीक है। देखो स्टेप 1 में भी सेकेंड प्लेस पर था और स्टेप 2 में भी हमारे लॉजिक के हिसाब से कहाँ दिख रहा है? सेकेंड प्लेस पर ही दिख रहा है। इसका मतलब कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही, ठीक है, खुद ब खुद अरेंज हो रहा है, ठीक है। इस केस में सेकेंड देखो क्या होता है, इसमें कोई नया स्टेप्स नहीं बनता, नो न्यू स्टेप्स। क्यों? क्योंकि ये अपने आप ही अरेंज हो रहा है, ठीक है। देखो आप इसको स्टेप 2 नहीं कह सकते, अगर स्टेप 2 कहेंगे तो गलत हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 कहता है ये क्या होता है फिर? तो पार्ट ऑफ द इमीडिएट प्रीवियस स्टेप, ठीक है। ये जस्ट पहले वाले स्टेप्स का ही क्या होता है? पार्ट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले वाला जस्ट कौन सा स्टेप है? फर्स्ट। तो ये आप इसको 1A कह सकते हो या रोमन में 1 लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। बट 2 नहीं लिख सकते, अगर 2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेप्स है, ये अरेंज नहीं करे, स्टेप्स नहीं बन रहा, ठीक है। और जब भी बाय डिफॉल्ट होता है तो ये खुद ब खुद अरेंज होता है, और जब भी अरेंजमेंट खुद ब खुद होता है तो वो बाय डिफॉल्ट बन जाए। और बाय डिफॉल्ट बनते हैं तो 3 बातें होती, कोई नया स्टेप्स नहीं बनता, ठीक है, कोई शिफ्टिंग नहीं होती, और पिछले वाले स्टेप्स का ही क्या होता है? ये पार्ट होता है। क्लियर है सबको? ठीक है। तो देखो स्टेप 2 बनाना था, क्या बना हमारा स्टेप 2? नहीं बना, बनाना तो पड़ेगा, है ना। तो एक नंबर एक वर्ड के बाद अब क्या चाहिए? फिर से अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो रहा है तो एक नंबर चाहिए जो दूसरा सबसे बड़ा हो। तो देखो 3 नंबर बचे हैं 48, 35, 63। तो अब कौन सा बड़ा है? 63।
जो कि स्टेप 1 में 7वीं प्लेस पर है, 7th प्लेस पर, और वहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पे आ रहा है, 3rd प्लेस पर, अपनी जगह को छोड़ के नई जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो शिफ्ट हुआ, तो ऐसा दूसरी बार हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, सेकेंड स्टेप बनेगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप बन चुका, स्टेप्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद देखो बाकी चीज़ें उतार दी गई। क्लियर है, समझ में आई बात है। अब देखो एक बात यहाँ ऑब्जर्व करो, सेकेंड स्टेप बनना चाहिए था सेकेंड प्लेस पर, लेकिन इस बार कहाँ बना, 3rd प्लेस पर। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया, एक बाय डिफॉल्ट आ गया, जिसकी वजह से सेकेंड स्टेप कहाँ बनना है, 3rd स्टेप पर, 3rd प्लेस पे, सॉरी। क्लियर है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। एक नंबर, एक वर्ड और एक नंबर अरेंज कर चुके हैं। अब फिर से अल्टरनेटिव अरेंज में तो एक वर्ड चाहिए हमें, है ना। तो देखिए 3 वर्ड बचे, 48, नेक्स्ट और मस्ट। ठीक है, तो अब कौन सा बना है, नेक्स्ट। अल्फाबेटिकली सोचिए, एन फॉर नेक्स्ट अगेन 7वीं प्लेस पर, और हमें चाहिए 4th प्लेस पर, शिफ्ट हो रहा है, ऐसा तीसरी बार हो रहा है, तो ये आपका 3rd स्टेप है। 3rd स्टेप बन चुका, बाकी चीज़ उतार लेंगे। 4थे स्टेप की तरफ चले, तो देखो 76 सब्सिडी 63 नेक्स्ट अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद क्या चाहिए, एक नंबर। ठीक है, तो देखो 2 नंबर बचे, 48 35, तो बड़ा कौन सा है, 48। 48 देखिए ध्यान से, स्टेप 3 में भी हमारे लॉजिक के हिसाब से कहाँ पे है, 5वीं प्लेस पर है। ठीक है, और स्टेप 4 में भी हमारे लॉजिक के हिसाब से कहाँ पे आएगा, 5वीं प्लेस पर ही आ रहा। ठीक है, तो हम यूँ कहें कि ये जो प्लेस है हमारे लॉजिक के हिसाब से खुद ब खुद अपने आप क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है। और जब कोई प्लेस इस तरह से खुद ब खुद अरेंज होते हैं तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, बाई डिफॉल्ट स्टेप्स। ठीक है, तो जब भी बाय डिफॉल्ट स्टेप्स होता है तो कोई नया स्टेप नहीं बनता, कोई शिफ्टिंग नहीं होती। ठीक है, और इस केस में ये पिछले वाले स्टेप्स का क्या होता है, पार्ट होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3A लिख सकते हो या 3-1 लिख सकते हो, आपकी मर्जी। हमने 3A लिखा है, आप चाहो तो 3-1 रोमन में लिख सकते हो। क्लियर है, क्या स्टेप 4 बना आपका, नहीं बना, बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए नंबर के बाद क्या चाहिए, एक वर्ड चाहिए, तो 2 वर्ड बचे, फॉलो मस्ट, बड़ा कौन सा है, मस्ट। ठीक है, तो मस्ट देखिए 8वीं प्लेस पे चाहिए हमें, 6ठी प्लेस पर शिफ्ट किया, ऐसा चौथी बार हो रहा है, तो 4th स्टेप बना। ठीक है, नाउ 4th स्टेप इज कंप्लीटेड। अब 5वें के लिए सोचते हैं। ठीक है, तो 5वें में देखिए एक नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड अरेंज कर चुके हैं। अब क्या चाहिए, फिर से एक नंबर, अब एक ही नंबर बचा 35, जो कि 8वीं प्लेस पर है, चाहिए हमें 7वीं प्लेस पर शिफ्ट करेगा, तो ऐसा 5 ही बार हो रहा है, तो 5वां स्टेप बना। ठीक है, अब ध्यान से देखो 35 फॉलो किधर आएगा, तो फॉलो खुद ब खुद उधर चला जाएगा, तो ये इसका बाय डिफॉल्ट है 5A हो जाएगा। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में लॉजिक तो हमने पहले ही मालूम कर लिया था, मकसद था आप इस बात को समझे कि स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट स्टेप्स क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी जब हम क्वेश्चन की नंबरिंग करेंगे। फिलहाल अभी इतनी समझ में आ रही बात है, क्लियर है सबको। ठीक है, तो इसका मकसद था कि आपको क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए, इसकी ज़रूरत मेनली हमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन में पड़ेगी, तो वहाँ दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पे इस बात को डिस्कस किया हमने। क्लियर है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले ज़रा समझिए कि कैसे सॉल्व करना है, किया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपके क्वेश्चन में इनपुट दिया होता है, क्या दिया होता है, इनपुट दिया होता है, जहाँ पे कुछ नंबर्स और कुछ क्या होते हैं, वर्ड होते हैं, इस तरह से लिखे होंगे। हमें कहेगा क्या कि इस इनपुट को ऊपर वाले लॉजिक के हिसाब से अरेंज करें। ऊपर वाला लॉजिक क्या था, नंबर और वर्ड यहाँ पे दोनों के दोनों अल्टरनेटिवली कैसे अरेंज हो रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ऊपर वाले लॉजिक के हिसाब से अरेंज करें तो टोटल कितने स्टेप्स बनेंगे। क्लियर है, तो एक तो तरीका क्या है कि आप इस तरह से एक एक स्टेप्स लिख करके बनाओ, बट इट विल टेक टाइम। समझ में आ रही बात है, समय लगेगा, तो समय बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी इनपुट में ही नंबरिंग करके टोटल स्टेप्स निकालते हैं। ठीक है, अब नंबरिंग करते समय दिक्कत क्या होती है, तो उस बात को समझिए। मान लीजिए कि नंबरिंग करते समय हमें इस प्लेस को अरेंज करना है, तो इसके लिए दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये स्टेप बन सकता है या फिर क्या बन सकता है,
बाई डिफ़ॉल्ट बन सकता है। ठीक है, अब दिक्कत क्या होती है कि बनाना होता है स्टेप्स तो बना देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और बनाना होता है बाय डिफ़ॉल्ट तो बना क्या देते हैं स्टेप्स, और टोटल स्टेप्स निकालते समय गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, इस गलती को कैसे क्रॉस चेक करेंगे? मशीन इनपुट का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जिस पर पूरा टॉपिक ही बेस्ड है वो सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है? कहता है जब भी किसी प्लेस को आपको अरेंज करना हुआ, ठीक है, जब भी किसी प्लेस को हमें अरेंज करना हो तो हम उसके पहले देखेंगे पूरा, और उसके पहले अगर ये सारे प्लेस अरेंज्ड होंगे मतलब इन सारे प्लेस की नंबरिंग इस तरह से हुई दिखेगी, तो ये क्या बन जाएगा? बाय डिफॉल्ट। और उसके पहले एक भी प्लेस अरेंज नहीं होगा तो क्या बन जाएगा? स्टेप्स बन जाएगा। समझ में आई बात है? फिर से देखो क्या कहा हमने, जब भी किसी प्लेस को आपको अरेंज करना हुआ तो हम उसके पहले देखते हैं पूरा, अगर उसके पहले ये सारे के सारे प्लेस अरेंज है मतलब इस तरह से नंबरिंग किए हुए दिख रहे हैं, तो फिर ये क्या बन जाएगा? बाय डिफॉल्ट। अगर उसके पहले एक भी प्लेस अरेंज नहीं है तो क्या बन जाएगा? स्टेप्स। कैसे, उस बात को जरा समझते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इस पर बातचीत करते हैं कि इसका क्या यूज़ है। ठीक है, फिर इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस आगे की क्लासेस में हम लोग करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिए। क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स, क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी स्टेप्स विल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। हाउ मेनी स्टेप्स विल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। कहता है अगर इसको अरेंज करते हैं तो टोटल कितने स्टेप्स बनेंगे। ठीक है, तो देखिए इनपुट दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि टोटल कितने स्टेप्स बनेंगे, और ये बताना कैसे? नंबरिंग करके। तो चलिए इनपुट लिखते हैं। इनपुट है आपका 1785 पर्ल्स गार्लैंड 6793 रिस्ट्रिक्शन जज। रिस्ट्रिक्शन है जज। क्लियर है? ये आपका इनपुट है और कहता है अगर हम इसको पूरी तरह से अरेंज करें तो टोटल कितने स्टेप्स बनेंगे। ठीक है, तो चलिए अरेंज करते हैं। तो इस बात को जरा ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है, एक हम बता रहे हैं, इसके बाद फिर आप लोग को ही बनाना है। अब देखिए आपका लॉजिक क्या कहता है, इसके हिसाब से इसको अरेंज करना, ये ध्यान रखना, ये दिया ही इसलिए होता है कि इसी के हिसाब से इसको अरेंज करना है। क्लियर है? तो आपका लॉजिक क्या कहता है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे बड़ा नंबर। तो यहाँ पर देखिए इस पूरे क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 93। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसको स्टेप्स बनाए या बाय डिफॉल्ट बनाए। तो उसके लिए हमने आपको एक लाइन का कॉन्सेप्ट अभी दिया। क्या कहा था कि जब भी किसी प्लेस को अरेंज करना होगा तो हम उसके पहले पूरा देखेंगे। और इसके पहले सारे प्लेस अरेंज होते हैं, इन सब की नंबरिंग इस तरह से हुई होती, तो ये क्या बन जाता है? बाय डिफॉल्ट। और अगर इसके पहले एक भी प्लेस अरेंज नहीं होगा तो क्या बन जाएगा? स्टेप्स। तो देखो अभी तो इसके पहले एक भी प्लेस अरेंज नहीं है, या यूं कहें कि कोई भी प्लेस अरेंज नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? आपका स्टेप्स। ठीक है, कौन सा स्टेप? पहला स्टेप। ये ऐसे सोचिए, ये छठी प्लेस से शिफ्ट होके कहाँ पे आएगा? पहली प्लेस पर। अपनी जगह को छोड़ के कहाँ पे जाएगा? नई जगह पे, पहली प्लेस पर आया। क्योंकि ऐसा पहली बार होगा तो ये क्या हो जाएगा? पहला स्टेप। एक ही बात है, जैसे समझना वैसे समझिए। क्लियर है? पहला स्टेप बन चुका। सेकंड पे आते हैं। अब एक नंबर के बाद क्या कहता है आपका लॉजिक? एक वर्ड चाहिए जो सबसे बड़ा है। तो देखो PGRJ में कौन सा बड़ा है? तो R बड़ा दिख रहा है, R फॉर रिस्ट्रिक्शन। अब रेस्ट्रिक्शन के पहले देखो, पूरा देखना। अगर इसके पहले सारे प्लेस अरेंज होते इस तरीके से, नंबरिंग की होती सबकी, तो ये क्या बन जाता? रेस्ट्रिक्शन बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर इसके पहले एक भी प्लेस अरेंज नहीं होगा तो क्या बन जाएगा? स्टेप्स। तभी देखो बहुत सारे प्लेस अरेंज नहीं है तो क्या बन जाएगा? स्टेप्स। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेप बनेगा? सेकेंड स्टेप। क्लियर है? थर्ड पे आते हैं। तो एक नंबर, एक वर्ड के बाद क्या चाहिए? एक नंबर। अब कौन सा नंबर बना? 85 है ना। 85 के पहले एक प्लेस अरेंज नहीं है, तो थर्ड स्टेप हो गया। समझ में आ रही बात है? क्लियर है सबको? चलो फिर अब देखो एक नंबर के बाद क्या चाहिए? वर्ड। तो PGJ में कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है?
पहले लेटर के हिसाब से देखना है हमें। तो पी बरा, पी फॉर पल्स। पल्स के पहले देखिए एक प्लेस अरेंज नहीं है, अगर दोनों अरेंज होते तो ये बाय डिफॉल्ट हो जाता, फिर हम 3A लिखते। क्लियर है? लेकिन अब इसके पहले एक प्लेस 17 अरेंज नहीं है, इसलिए क्या बनेगा अगेन स्टेस बनेगा, तो 4th स्टेप। क्लियर है? समझ में आई बातें? अब एक वर्ड के बाद क्या चाहिए, नंबर। अब देखिए कौन सा नंबर बना है, 67 दिख रहा है। 67 के पहले देखो दो प्लेस अरेंज नहीं है, तो अगेन ये आपका स्टेप बनेगा। कौन सा स्टेप, 5वां स्टेप। क्लियर है? अब एक नंबर के बाद क्या चाहिए, वर्ड। तो जी और जे में कौन सा भरा है बताओ, कौन सा भरा है, जे, है ना। जे फॉर जज के पहले देखो दो प्लेस अरेंज नहीं है। अब इसके पहले सारे प्लेस अरेंज होते हैं, इस तरह से नंबरिंग की वो दिखते, तो क्या बन जाता फिर से बाय डिफॉल्ट। बट अभी दो प्लेस अरेंज नहीं है, तो अगेन क्या बनेगा, वो आपका स्टेप बनेगा। कौन सा स्टेप बनेगा, तो 6ठा स्टेप। क्लियर है? तो अभी तक सबके सब स्टेप्स बने, क्योंकि इन सब के पहले बाईं तरफ कुछ ना कुछ अरेंज करने को था ही नहीं। ठीक है? अब एक वर्ड के बाद क्या चाहिए, नंबर। अब एक ही नंबर बचा है, कौन सा, 17। अब ये क्या बनाएंगे, तो देखो ये क्या बनेगा आपका बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट देखिए दो तरीके से बनता है। पहला, या तो उसके पहले सारे प्लेस अरेंज हो जो हमने बताया, ठीक है, या फिर उसके पहले कुछ भी अरेंज करने को ना हो, तो भी ये क्या बन जाएगा, बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? तो दो तरीके से बनती है, या तो उसके पहले सारे प्लेस अरेंज हो तो बाय डिफॉल्ट बनाइए, या फिर उसके पहले कुछ भी अरेंज करने को ना हो तो फिर क्या बनता है, वो बाय डिफॉल्ट। तो देखो 17 के पहले कुछ भी अरेंज करने को है ही नहीं, कोई भी वर्ड या नंबर है ही नहीं, तो ये क्या बनेगा, बाय डिफॉल्ट। और जब भी बाय डिफॉल्ट होता है तो कोई नया स्टेप नहीं बनता, वो पिछले वाले का ही पार्ट होता है। तो इसका जस्ट पिछला स्टेप कौन था, 6, तो आप इसको क्या लिखोगे, 6A लिखोगे। 7 लिख दिया तो इनपुट आउटपुट पढ़ना बेकार है। इसी बात की समझ यहाँ पे होनी चाहिए। क्लियर है? वो फुली समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए फिलहाल अब एक नंबर के बाद क्या चाहिए, वर्ड। तो अब एक ही वर्ड बचा हुआ हमारे पास, है ना। क्या नाम है उसका, गारलैंड। तो देखो फिर गारलैंड के पहले सारे के सारे प्लेस ऑलरेडी क्या है, अरेंज है, तो क्या बनेगा स्टेप, नहीं, तो अगेन बाय डिफॉल्ट बना। ठीक है, तो लगातार 2 टाइम्स बाय डिफॉल्ट बना है, तो ये 6 से था, तो अब इसको आप क्या लिखोगे, 6B लिखोगे। एग्जामिनर चाहता है आप यहाँ 7 और 8 लिख दीजिए, और आपने 7 और 8 लिख दिया तो फिर आंसर गलत हो जाए। इनपुट और भी पढ़ना बेकार है। इसी बात की यहाँ प्रैक्टिस करानी है आपको। क्लियर है? समझ में आई बात है? तो टोटल कितने स्टेप्स बनेगा, 6 स्टेप। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है, तो वो अपनी प्लेस पर खुद ब खुद क्या है, अरेंज होते हैं, हमें उसे अरेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलो आज के इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में यहीं से आगे हम बढ़ेंगे। क्लियर है जी? थैंक यू सो मच।